हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लासों से हम 2-3 दिन से आपके लिए प्री बोर्ड के पेपर जो PYQ होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, पॉलिटिकल साइंस का। जैसा कि आपने देखा आज पेपर हुआ, उसमें कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग जो आपका 30 मार्च का जो आपका पेपर होने वाला है, उसी 30 मार्च के पेपर के लिए आज हम फिर से, अब हिस्ट्री का पेपर है। 30 मार्च को कौन सा पेपर है? 30 मार्च को दोस्तों वो हिस्ट्री का आपका पेपर है। इस हिस्ट्री के पेपर के लिए जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है, जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें से आज हम सेट नंबर 1 लेकर के आए हैं 2025 का। आपको अगर ये अच्छा ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें टोटल हिस्ट्री में आपको पहले से भी पता होगा कि टोटल 21 क्वेश्चन MCQ का आता है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो MCQ हिस्ट्री में आपका टोटल 21 क्वेश्चन आता है। 3-3 नंबर का क्वेश्चन आपको 6 होता है और 8 नंबर का क्वेश्चन 3 ही होता है और 8 नंबर का क्वेश्चन आपका 3 होता है। टोटल मिला करके फिर आपको क्या होता है, पैसेज का पेपर होता है। कुल मिला करके आपके 80 नंबर का पेपर होता है, जिसमें ये 21 क्वेश्चन जो MCQ होता है आपका, ये बहुत बड़ा माने रखता है। आज हम लोग सेट नंबर 1 जो है इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या नहीं पूछा है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में, ये चैप्टर नंबर पहला है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि हम किस चैप्टर का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। तो ये है आपको फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट बुक का चैप्टर 1 जो हड़प्पा सभ्यता है उसी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सही है। सही पूछ रहा है इसमें, यानी गलत नहीं पूछ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि यह लिपि, जो ये लिपि है, वो वर्णानुक्रमिक लिपि थी, यानी वर्ण के आधार पर ABCD ऐसा कुछ करके था नहीं। ये जो लिपि थी ना, ये कैसी थी, वर्णानुक्रम नहीं थी, सही नहीं है। ये लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसलिए ये क्या हो जाता है, गलत क्वेश्चन हो जाता है पहला। दूसरा कह रहा है कि यह बाएं से दाएं लिखी जाती थी। नहीं नहीं, ये ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन गलत है। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे? दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इसलिए गलत हो गया। ये कह रहा है कि बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। उसके बाद कह रहा है कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये तो बात सही लग रहा है। आगे देखते हैं, देख लेते हैं, वहां से निकल जाएगा तो ये हो जाएगा। इस लिपि में कुछ ही चित्र या प्रतीक थे। नहीं, कहा जाता है 375 से लेकर के 400 के बीच में कितने थे, लिपि में चित्र थे। कितना? 375 से 400 थे, कुछ ही नहीं थे। 375 से 400 थे। इस प्रकार दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे करेक्ट उत्तर आपका C होगा। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, बिल्कुल सही है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रहस्यमय लिपि कहते हैं, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है। हम नहीं पढ़ेंगे तब तक बहुत सारा रहस्य पता नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन में कहा, देखिए एक्सप्लेनेशन करिए। ये मत सोचिए कि हम कभी भी, कोई भी व्यक्ति, आप मेरा यूट्यूब देखें या किसी अन्य का यूट्यूब देखें, आप जज करें कि कौन यूट्यूबर है जो हमें एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट का समय दे रहा है, 5 मिनट का समय दे रहा है। अब आप ये मत सोचिए कि सेम टू सेम हमेशा यही क्वेश्चन आएगा। क्या पता यही क्वेश्चन आपको कहीं 3 नंबर में डाल दिया जाए क्वेश्चन पूछने के लिए कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि एक रहस्यमय लिपि है, कैसे बताइए। क्वेश्चन बन सकता है ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, बन ही सकता है। तो MCQ से भी 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जब भी MCQ करिए और उस यूट्यूबर को आप जज करिए,
जो क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करता हो। ये नहीं कि हम आए और ए इसका उत्तर हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसे करके निकल गए। अगर आप ए बी सी रट लेते हैं तो इस रटने से बाबू कोई कुछ नहीं हो सकता, इतना याद रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन हिस्ट्री में कंसेप्चुअल पढ़िए, कंसेप्ट याद रखिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो उससे आपका एमसीक्यू भी क्लियर होगा और बाकी सारी चीजें होगा। आज ही पेपर हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, हम बता दें आपको कि हमने सारे क्वेश्चन कराए थे और सारे क्वेश्चन हमारे नोट से आए हुए हैं, क्योंकि हमने हमेशा ही कंसेप्चुअल बात किया है, कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन बात कही है कि कंसेप्ट समझ जाइएगा पूरा चैप्टर का, तो कहीं से पूछो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर मिट्टी के बने हल की प्राप्ति हुई है, प्रतिरूप मिला है। कौन सा जगह था जी, बहुत सारे जगह है हड़प्पा में, याद रखना बाबू, हड़प्पा से आपका क्वेश्चन आता है। इस बार हड़प्पा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब देखिए कालीबंगा धौलावीरा नहीं, कालीबंगा से तो अग्नि का साक्ष्य मिला है, धौलावीरा से स्टेडियम मिला है, सुरतगई और लोथल नहीं, बनावली और चोलिस्तान, बनावली से मिला है। कहां से मिला है, हल की प्राप्ति बनावली से मिला है, अगर उसके साथ चोलिस्तान भी है ये भी मिलेगा। और ये बनावली कहां पाया जाता है, वर्तमान समय में हरियाणा में पाया जाता है। कहां पर, वर्तमान में हरियाणा में। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, जितने भी हड़प्पा के 11 स्थल सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं उनका वर्तमान लोकेशन भी याद रखिएगा। कई बार ये मैचिंग करने के लिए पूछा जाता है कि नया वाला कौन है, पुराना वाला कौन है। इसी पेपर को हम सॉल्व करेंगे। आपको देखिएगा महाजनपद का एक क्वेश्चन है जहां पे नए और पुरानों के साथ मैच करने के लिए पूछा गया है, इसलिए दोस्तों ये भी सेट याद रखिएगा। यहां कर भी आ सकता है क्वेश्चन कि संघोल, राखीगढ़ी कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, धौलावीरा कहाँ है, सुरतगई कहाँ है, लोथल कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको कहा जाए कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में, सुरतगई अफगानिस्तान में, लोथल भी गुजरात में ही और राखीगढ़ी भी हरियाणा में ही पड़ता है। ठीक है, अफगानिस्तान में चोलिस्तान पड़ता है। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से इसको समझना है हम लोगों को। ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो आपका कथन कारण का रहेगा ही, हो सकता है कि दो भी क्वेश्चन कथन कारण का डाल दे। और पीछे हमने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में बताया था पॉलिटिकल साइंस में तरीका बनाने का, यहां पर भी हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, आप तुरंत धीरे धीरे उसके तरीके को समझ जाइएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है क्या यहाँ पे कथन कारण में, बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। ये बिल्कुल सही बात है। जब बुद्ध थे, हालांकि शुरुआती दौर में बुद्ध को अपने धर्म को लेकर के संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने उन ब्राह्मणवादी कुरीतियों को समझा, उनकी बुराइयों को देखा, धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ और बौद्ध धर्म बुद्ध के रहने पर भी प्रचार हुआ और मरने के बाद भी बड़ी तेजी से फैलता रहा। इसलिए ये बिल्कुल बात सत्य है। अब भैया मरने के बाद या रहने पर भी क्यों तेजी से फैला, आखिर ऐसा क्या कारण था कि ब्राह्मण धर्म को छोड़कर लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रयास किया। तो ब्राह्मण धर्म में फैली हुई कुरीतियां, कर्मकांड, ठीक है, जाति पर आधारित चीजें जो थी, वहां पर ऊंच नीच की भावना जो थी, इनसे लोग तंग आ गए थे बहुत दिनों से। इसलिए धीरे धीरे जब परिस्थितियां बदलने लगी, समय बदलने लगा और नए नए नगरों का उदय हुआ, तो लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगे और ब्राह्मणवाद को छोड़ने लगे। तो लोग समकालीन धार्मिक प्रथा, यानी उस समय की जो धार्मिक प्रथा बौद्ध धर्म था, हिंदू धर्म था जिसमें ब्राह्मणवाद था, से असंतुष्ट थे लोग। और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव भी, लगातार सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे बदलाव हो रहा था, महाजनपद का उदय हो रहा था, ने उलझनों को बांध रखा था। इसीलिए बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैलता रहा। इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए, मतलब ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर होगा। दोस्तों एकदम गहराई में जाइए, गहराई में जा करके देखिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। कभी भी ऊपर ऊपर क्वेश्चन समझने का प्रयास मत करिएगा, मेरी बात मानिएगा। भले एक ही क्वेश्चन पढ़ें लेकिन बेहतर तरीके से पढ़ें, क्योंकि बेहतर तरीके से जब आप पढ़िएगा तो आपको क्या होगा,
उसके सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये दिक्कत होगी तो हमारे यूट्यूब पर चैनल पर जा करके आपको हमने बुद्ध वाला चैप्टर फर्स्ट बुक का चौथा चैप्टर हमने पढ़ा रखा है, वहां जाके आप देखिएगा, एक बार सर्च मारिएगा, आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म। एक बौद्ध धर्म से निकला क्वेश्चन, तो दूसरा जैन धर्म से निकल गया क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखिए क्या कह रहा है, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। फिर इसमें पूछ दिया क्या, सही विकल्प ही तो पूछ रहा है, सही क्या है और गलत क्या है, ये सही पूछ रहा है। नीचे कई सारी चीजें दी हुई ऑप्शन बनाने के लिए। कह रहा है कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा ही निर्धारित होता है। ये तो बात महावीर ने कहा था, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर थे, उन्होंने ये बात कही थी कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र जो है वो कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, ये नहीं कि आपके जन्म पर आधारित होता है। जैसे हमारे ब्राह्मणवाद में उत्तर वैदिक काल में ये बात कही गई थी कि नहीं, हमारी चीजें जो निर्धारित है वो हमारे जन्म के आधार पर होती है। नहीं, बुद्ध और क्या कहते हैं महावीर, इन दोनों ने यही बात कही थी कि नहीं, आपके कर्म और पुनर्जन्म का फल आपके कर्म पर निर्भर करता है। आप कैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो ये बात क्या है, बिल्कुल आपका सही है। कह रहा है कि संसार के त्याग की आवश्यकता है, ये भी बात कहा था महावीर ने, गृह त्याग की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम घर को हमें त्याग देना चाहिए, तब जाकर के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ये बात उन्होंने कहा था। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक अस्तित्व एक अनिवार्य नियम है। नहीं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सांसारिक अस्तित्व यानी संसार में रह करके कीजिए करना एक अनिवार्य नियम है। नहीं, ये क्वेश्चन आपका गलत है। अहिंसा का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। अहिंसा पर तो बुद्ध ने भी बल दिया था, अहिंसा पर महावीर ने भी बल दिया था। महावीर तो हालांकि ज्यादा ही बल दिए थे, जैनियों का तो अहिंसा पर ज्यादा ही बल होता है। इसलिए इसमें दोस्तों क्या क्या सही होगा, 4 सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, 1 2 4 सही है। इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, कहीं इसमें दिक्कत, कोई बात की दिक्कत हो तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है आपका, सी उत्तर इसका हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, एक एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझ में आना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया। इसी क्वेश्चन की मैं चर्चा आपसे कर रहा था कि देखिएगा पुराना और नए से भी क्वेश्चन बन रहे हैं चीजों को। कह रहा है कि ये महाजनपद का क्वेश्चन है, यानी सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इधर से इधर मैचिंग करना है, इसके आधार पर हमें उत्तर निकाल लेना है। मगध, मगध आधुनिक में देखिए वर्तमान क्षेत्र ये कह रहा है, और ये प्राचीन महाजनपद की बात हो रही है, यानी प्राचीन महाजनपद ये है, वर्तमान ये है, मैच करना है दोस्तों। तो मगध किसके साथ जाएगा, पटना, पटना बिहार। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, शुरुआती दौर में क्या था, राजगीर था। ठीक है, उससे उसे हम गिरिब्रज भी कहते थे। उसके बाद राजगीर से पाटलिपुत्र हो गया, पाटलिपुत्र से आज पटना है। तो 1 का 3 के साथ, अब 1 का 3 यहाँ भी है, 1 का 3 यहाँ भी है। अब इसका मतलब कि ए और सी में कहीं उत्तर जाएगा। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करता था, उज्जैन जो मध्य प्रदेश में था। अब ये आ गया 4। तो अब देखिए, अब इसके साथ क्या मिल रहा है, 2 के साथ, यानी बी के साथ 4 मिल रहा है। उत्तर तो लेके जा रहा है सी की तरफ। गंधार, गंधार जो था ये वर्तमान कंधार पूर्वी अफगानिस्तान को टच करता है। अयोध्या के साथ कौशल आपका मिल जाता है। इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। इतनी आसानी से आप बनाइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू पे आप 30 सेकंड दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं, पहली बात याद रखना दोस्तों। लेकिन अगर 21 एमसीक्यू सही आपने कर दिया तो आप 90 नहीं 95 प्लस होने की उम्मीद रखते हैं। इसके बाद आपको लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैप भी मैं आपको कराऊंगा और इस बात का गारंटी लिख के दूंगा कि जो बताऊंगा वहीं से ही मैप आएगा। ठीक है, अब चलिए, तो ये आपका उत्तर हो गया 5 से हमारा। अब इसका उत्तर क्या होगा, सी हो गया, और आपको हमने मैच करके भी दिखा दिया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला कह रहा है कि प्रभावती गुप्त, यानी प्रभावती गुप्त कौन थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त कौन थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। यानी ये दूसरे चैप्टर का गुप्त काल वाला क्वेश्चन है।
प्रभावती गुप्त को निम्नलिखित में से किस भूमिका के लिए जाना जाता है, यानी कौन सी काम किया जिसके वजह से इसको हम जानते हैं। तो इन्होंने तो भूमि दान दिया था, पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने भूमि दान दिया। क्यों? क्योंकि इसके पति मर गए। वाकाटक नरेश से इनका विवाह हुआ था, रुद्रसेन द्वितीय से विवाह हुआ था और वो बड़ी अल्पायु मतलब जल्दी ही मर गए। जिसके बाद प्रभावती गुप्त गद्दी पर बैठ करके और उन्होंने क्या किया, भूमि दान दिया, जो इतिहास में अपनी नाम करके चली गई और इसी की पहचान के लिए इन्हें जाना जाता है। तो अब देखिए, अशोक की पत्नी थी नहीं, मौर्य साम्राज्य की रानी नहीं, समुद्रगुप्त की पत्नी नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और वाकाटक नरेश की पत्नी थी। और इनका काम क्या था, कहता है किस भूमिका के लिए जाना जाता है, तो भूमि अनुदान के लिए। मेन क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं इसने, भूमि अनुदान के लिए, भूमि अनुदान के लिए, क्योंकि इन्होंने भूमि दान देना उस समय था, भूमि दान दी जाती थी, लेकिन राजाओं का कर्तव्य था। लेकिन पहली महिला थी जिसने भूमि दान देने की कोशिश की और दिया भी, और इसका इतिहास बन गया। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से बनते जाएंगे। अब चलिए, अब ये क्वेश्चन एक आता है आपका, इसमें आपको पहचानना रहता है। ऐसा एक तो हिस्ट्री में आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें से दोस्तों कहीं डाउट नहीं है कि हिस्ट्री में एक मैप आएगा। और ये मैप मैं आपको बता दूं कहां से आएगा, इसकी कोई फिक्स नहीं थी, लेकिन फिर भी ये जो मैप पूछा जाता है खास करके फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 4 यानी विचारक, विश्वास और इमारत से एक मैप रहता है। या तो यहां से रहेगा या फिर आप आगे बढ़ेंगे तो सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4, ध्यान से देख लीजिएगा, सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 7 यानी विजयनगर से एक चित्र आपको डाला जा सकता है। ठीक है, विजयनगर से चित्र होगा। और अगर इससे भी नहीं हुआ तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड बुक में चैप्टर नंबर आपको क्या होगा 10, 1857 की क्रांति। यहां से इन 3 चैप्टर से एक आपका ऐसा चित्र रहता है और इसी चित्र के आधार पर आपको बताना रहता है नीचे क्या हुआ है। अब ये चित्र है, कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में चट्टान काटकर निर्मित मंदिर की संरचना दर्शाई गई है। हमें मंदिर की पहचान करना है कि मंदिर कौन सी है। तो इसका उत्तर देवगढ़ का मंदिर नहीं होगा, देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश में था, ऐसा नहीं है। महाबलीपुरम दक्षिण में तमिलनाडु में था, नहीं है। बृहदेश्वर मंदिर नहीं, कैलाश नाथ मंदिर जो था वो महाराष्ट्र में था। कहां पर था ये, महाराष्ट्र में। और वहीं पर गुफा को काट करके ये मंदिर बनाया गया था, भगवान भोलेनाथ का मंदिर था। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस चित्र को ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एनसीईआरटी से उठा कर रखा गया है। चैप्टर नंबर 4 से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल बरूनी, क्या कह रहा है, अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी का प्रमुख कार्य किताब उल हिंद, इनकी किताब थी जो हमारे यहाँ आया था। एक चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 सेकंड बुक का पहला चैप्टर है, यात्रियों का नजरिया। इस समय दोस्तों हमारे यहाँ 3 यात्री आए थे, अल बरूनी आया था, इबन बतूता आया था और फ्रांसवा बर्नियर आया था। तीनों ने अपनी अपनी किताबें लिखी थी। अल बरूनी की जो किताब थी इसी का नाम था किताब उल हिंद। ये किताब उल हिंद एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब थी। कह रहा है कि भारत के व्यापक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा देना, नहीं। भौगोलिक स्थानों का मानचित्र तैयार करना, भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों की आलोचना करना, भारतीय संस्कृति का दस्तावेजीकरण करना। यही दस्तावेजीकरण करना यानी किताब बनाया और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बड़ी किताब थी, कहा जाता है कि ज्यामितीय विधि पर लिखा था इसने पूरा का पूरा। भारत में अल बरूनी को बहुत दिक्कत हुई थी, आने के बाद कठिनाइयां बहुत सारी चीजों का करना पड़ा। ये तो यहाँ की संस्कृति को फारस की संस्कृति से भी उसने तुलना किया है, जाति व्यवस्था से। ठीक है,
85 अध्याय में 80 या 85 अध्याय में कंप्लीट भी हुआ था इसकी किताबें। ज्यामितीय विधि से कहा जाता है कि लिखा था इसने। ठीक है, दस्तावेजीकरण करना था, यानी पूरा एक दस्तावेज तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, क्या जाएगा उत्तर इसका? डी हो जाएगा। अल बरूनी की किताब किताबुल हिंद, जो फारसी भाषा में अरबी में लिखी गई थी, अरबी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला इबन बतूता, ये भी इबन बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। मोरक्को का रहने वाला था, भारत में आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में, दिल्ली में आया था। 1333 ईस्वी में यहाँ काजी के पद पर भी रहा था, और इसको बाद में इबन बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बना करके कहाँ भेजा था? चीन भी भेजा था। और इसी ने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था रिहाला, और भारत में धावक यानी संचार प्रणाली, नगरों के बारे में भी बताता है, पान के बारे में भी बताता है। ठीक, इबन बतूता अपनी व्यापक यात्राओं के दौरान अपरिचित संस्कृतियों को, अनजाने को जानने की कोशिश कर रहा था। अपरिचित संस्कृतियों और समाजों का अन्वेषण करने में सक्षम था। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता उसने सबसे अधिक विकसित की थी? नेतृत्व और न्यायिक प्रबंधन, सांस्कृतिक योग्यता और कौशल, सांस्कृतिक योग्यता और कौशलता, प्रशासनिक और सैन्य ज्ञान, वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषताएं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? बी होगा, सांस्कृतिक योग्यताएं और कौशलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका मिलाने वाला है, यानी इसमें चूज करना। कारण निम्नलिखित में से कर्नल कोलिन मैकेंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही विकल्प का चयन करिए। इस टाइप के दो क्वेश्चन आ गए। अब इसमें से चार है, चारों में से कौन कौन सही है इसके बारे में दोस्तों आपको पता लगाना। कह रहा है हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में उसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। बिल्कुल बात सही है, ये कॉलिन मैकेंजी। ये तो मैंने अपने नोट्स में जो 4 पॉइंट दिया, ये चारों पॉइंट वही है, सेम टू सेम वहां से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। वह ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी भी था, ये भी बात बिल्कुल सही है। उसने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार भी किया था, सही है। विजयनगर साम्राज्य की जानकारियां उसने दुराते अरबोसा से ली, नहीं ये गलत, नहीं गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो 1 2 3 सही, 1 2 3, इसका विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इस तरह से आपका 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिएगा, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर अब फिर से एक मिलाने वाला आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, मिलाने वाला क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग मिलाते हैं। विदेशी यात्री है और देश है, कौन कहां का? अब्दुल रजाक सबसे पहले याद रखिएगा, फारस का रहने वाला था। निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी कहां का रहने वाला था? निकोलो कोंटी इटली का ही रहने वाला था। अब देखिए यहीं से बात बन जाए, डोमिंगो पेस, यानी कह रहा है क्या कि कहां का रहने वाला था जी? ये फारस, यानी सी के साथ अगर ए आता है, सी के साथ यहां पर भी 1 है और सी के साथ यहां पर भी 1 है, यानी ए और बी में कोई है, और डी के साथ यहां पर 4 है, डी के साथ यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी ए के साथ 2 होगा। निकितीन कहां का रहने वाला था? रूस का रहने वाला था। और डोमिंगो पायस कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। इस प्रकार दोस्तों आसानी से क्वेश्चन बन गया। ये चैप्टर का कौन सा है? चैप्टर नंबर 7 का ये क्वेश्चन है। किसका है दोस्तों? 7 का है, जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर एक राजधानी के रूप में इसी का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन बना दिया। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए इसमें अगला कह रहा है कि 16वीं 17वीं शताब्दी के भारत के कृषि इतिहास को समझने का निम्नलिखित में से प्रमुख स्रोत कौन सा है? 16वीं शताब्दी, यानी ये चला गया आपका सेकंड बुक, याद रखिए सेकंड बुक के सेकंड बुक। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन पकड़ने का प्रयास करिए कि कौन सा चैप्टर का है, तहीं से आपका आसान हो जाएगा। सेकंड बुक में आपका चैप्टर नंबर
8 का ये क्वेश्चन है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 8 का है। कह रहा है कि भारत के कृषि इतिहास को, आगरा और दिल्ली के राजस्व के रिकॉर्ड, किसान और जमींदारों के बीच संबंध, आईने अकबरी राजस्व का महत्वपूर्ण इतिहास और उस समय उगाई जाने वाली कृषि फसलों के प्रकार। नहीं, आईने अकबरी राजवंश का महत्वपूर्ण इतिहास, यही होगा इसका उत्तर दोस्तों। आईने अकबरी ही तो उस समय का, आईने अकबरी जिसे किसने लिखा था? आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी जो था वो अकबरनामा का तीसरा जिल्द था। अकबरनामा का तीसरा, अकबरनामा किताब था और उसी किताब के तीसरा, 3 भागों में बटा हुआ था, तीसरा भाग का नाम ही क्या था? आईने अकबरी। और आईने अकबरी खुद 5 हिस्सों में बटा हुआ था। दफ्तर बोलते थे इसे 5। तो अबुल फजल ने लिखा था, सबसे पहले अबुल फजल किताब का लिखा था अकबरनामा। अकबरनामा, और ये अकबरनामा 3 हिस्सों में दोस्तों बटा था, 1, 2, 3। इसी तीसरी किताब का नाम क्या था? आईने अकबरी, जो उस समय के कृषि के बारे में जानकारी देता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं आराम से एकदम बिल्कुल। अब आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं और 17वीं शताब्दी के भारत के जमींदारों के बारे में सबसे उपयुक्त है? भारत के जमींदारों के बारे में। ठीक है, क्या कह रहा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्य की ओर से वे राजस्व एकत्र करते थे। क्या करते थे? राज्य की ओर से वे राजस्व एकत्र करते थे। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जमींदार किसानों के लिए शोषक वर्ग थे? नहीं। उनके गांव वालों के साथ सदैव सौहार्दपूर्ण संबंध थे? कहाँ था ये बात सही। और नीचे वाला भी नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से कंसेप्ट पर समझिएगा। ये क्वेश्चन कहाँ का है? तो ये क्वेश्चन आपको 16वीं और 17वीं का रहा है। तो वही है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 8 सेकेंड बुक का, जमींदार वाला चैप्टर 8। ठीक है, सेकेंड बुक का ये बात कह रहा है दोस्तों, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नीचे में है। एक आधुनिक शहर में मित्रों का एक समूह आज के समाज में कबीर की शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर चर्चा करता है। कुछ का मानना है कि ये शिक्षा अप्रासंगिक है जो कबीर ने दिया था, जबकि अन्य समानता और प्रेम को बढ़ावा देने में उनके महत्व को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य आज कबीर की प्रासंगिकता को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? यानी चैप्टर नंबर क्या है? भक्ति, सूफी और भक्ति, यानी 6, चैप्टर नंबर 6 सेकंड बुक का है। इसका डायरेक्ट उत्तर क्या होगा? ईश्वर के साथ सरल संबंध की खोज। क्या होगा दोस्तों? ईश्वर के साथ सरल संबंध की क्या हो जाएगी? खोज। इसका उत्तर डी होगा। क्या होगा? उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर इसका डी होगा। थोड़ा नीचे ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या दोस्तों? 15 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 1857 के संथाल विद्रोह का मुख्य कारण कौन सा था? संथाल विद्रोह का मुख्य कारण दोस्तों क्या था? इसको हमें समझना है। कह रहा है कि एक मुश्त बंदोबस्त का अधिरोपण, अंग्रेजों द्वारा सांस्कृतिक दमन, पाश्चात्य शिक्षा को थोपना और भारी कर और भूमि अधिग्रहण, यही था संथाल विद्रोह का कारण। क्या था? कर उनसे ज्यादा लिया जा रहा था और विद्रोह था, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, सिंधु और कान्हू, सिंधु प्लस कान्हू दोनों भाइयों ने मिलकर के क्या किया था? संथाल विद्रोह को संभाला था। यही नेता के रूप में उभरे थे सिंधु और कान्हू, जो थे दोनों के दोनों भाई। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बात करने जा रहे हैं। 1793 में इस्तमरारी व्यवस्था जो हमारे यहाँ लागू हुई थी, कौन व्यवस्था? इस्तमरारी व्यवस्था जो 1793 में लागू हुई थी, कि इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में विषम को पहचानिए। विषम मतलब थोड़ा अलग,
यानी इससे अलग है, बिल्कुल अलग होना। विषम मतलब अलग, यानी तीन को एक जैसा है। तो 1793 के इस्तेमारी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1793 में कार्नवालिस के द्वारा। कार्नवालिस ने इसे लागू किया था। कहां कहां? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा मेन नहीं था, इन तीन जगहों पर लागू हुआ था। और 1793 में लाया था, कार्नवालिस ने लागू किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुआ था। कुल भूमि का 19% हिस्सा पर यह लागू हुआ था। ठीक है, इसी में एक 1794 में जाकर के एक नियम लागू हुआ था, जिसे हम क्या बोलते हैं? सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं। सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप पूछ रहा है कि कौन एक अलग है? सूर्यास्त का कानून इसी से जुड़ा हुआ है, ये तो बात बिल्कुल सही है। बर्दवान के नीलामी, यानी बर्दवान के जमींदार की नीलामी हुई थी, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। पांचवी रिपोर्ट भी आई थी 1813 में, जो लंदन में पेश किया गया था। पांचवी रिपोर्ट, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये तीन तो इसी से जुड़ा हुआ है। अलग क्या है? दंगा, दक्कन का दंगा जो था वो अलग हुआ था, बिल्कुल अलग था। आयोग का गठन होना ये बिल्कुल अलग था, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। बड़ी सोच समझ के आप बनाने का प्रयास करिएगा, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए, ये 1857 से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इसका भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व और क्षेत्र कहाँ कहाँ किसने किया था जी? वीर कुंवर सिंह। सबसे पहले चलते हम लोग, वीर कुंवर सिंह कहाँ थे जी? आरा के रहने वाले थे। ठीक है, बिरजिस का कद्र, ये कहा? लखनऊ। जब वहां के नवाब को पकड़ करके भेज दिया गया, मार दिया गया, तब उनके बच्चे बैठे, उनके बेटे बैठे थे, तो ये है लखनऊ। ठीक है, और नाना साहब तो ऑलरेडी कानपुर में थे, तो बच गया क्या? बड़ौद। सहमत कहां से थे? बड़ौद से। अब मिला लीजिए, क्वेश्चन उत्तर बन जाएगा। एक का 3, एक का 3 यहां भी है और एक का यहां भी 3 है, सी और बी में जा रहा है। फिर बी का 4, बी का 4 यहां पर नहीं है, बी का 4 यहां पर ही है, और सी का 1 मिल रहा है, डी का 2 मिल रहा है। उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब आप यहां मिला लेते हो ना, तो नीचे समझकर आसानी से बन जाता है, और इस तरह से आसानी से बनाने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल घबरा करके नहीं, क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा रिलैक्स रहिएगा और रिलैक्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। अब देखिए, ये तो क्या करना है? इसकी ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम करना है, यानी क्रम से सजाना है। तो देख लीजिए, संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। अब आप जोड़ लीजिए, मिला लीजिए। सबसे पहले कौन हुआ? तो सबसे पहले 2 हो रहा है इसमें, जालियांवाला बाग। 2 तो भैया यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ए और बी में जा रहा है। उसके बाद 1919 के बाद क्या आएगा? 1931, 4 आएगा, तो 2 2 ये 4 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 3 42 आ जाएगा, और फिर लास्ट में 46 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक याद रखिएगा, ये डेट वाला भी क्वेश्चन आपको यहाँ भी देता है, और पॉलिटी में भी मैंने कहा था, और इस बार आज ही के पेपर में आपको इंदिरा गांधी वाला जो चैप्टर है ना, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, वहीं से डेट वाला क्वेश्चन आपको डाला गया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश की गई सहायक संधि, बिल्कुल बात सही है। 1798 में भारत में कौन सी संधि आई थी? सहायक संधि, जिसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद, जिसे निजाम, हैदराबाद के शासक को हम लोग क्या कहते हैं? निजाम कहते हैं। इसी ने सबसे पहले 1798 में, कब जी? 1798 में स्वीकार किया था। वेलेस्ली द्वारा पेश की गई सहायक संधि की मुख्य विशेषता बताइए, क्या क्या विशेषता थी इसकी जी? इसकी विशेषता को हम लोग देखते हैं क्या थी।
अंग्रेजों द्वारा लाई गई मुक्त व्यापार नीति नहीं, व्यापार नीति से जुड़ा हुआ ये नहीं था। अंग्रेजों द्वारा देसी सेना का रखरखाव नहीं करना था। अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी रीति रिवाजों को लागू करना थोड़ी बहुत थी, लेकिन उतना नहीं था इसका। अंग्रेजों द्वारा देसी क्षेत्र का सुरक्षा देना, सहायक संधि का पहला मतलब क्या था? सुरक्षा देना। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्रेम से दोस्तों क्वेश्चन बनाइएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन मैंने बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और पूरा वीडियो देख करके एक एक एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर बनता है यार, लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो और दोस्तों को बढ़ाइएगा, और पहली बार अगर चैनल देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 19 नंबर। अब 20 नंबर की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मिलाने वाला चीज दे दिया है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों के नाम और कौन सा जोड़ा सुमेलित है। एक जोड़ा इसमें कोई सुमेलित है। झंडा समिति जेबी कृपलानी थे, ये तो गलत हो गया पहला ही, मुखर्जी नगर नहीं। संघ समिति, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, जिसके साथ ये मैच करेगा दोस्तों, क्योंकि नियम समिति ये भी नहीं थे, राज्य समिति नहीं, गलत है सबका इसमें आगे पीछे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है आपका। 21 से टोटल आते इतिहास में कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से संविधान सभा के सदस्य की पहचान करिए। वो कौन से व्यक्ति है पहचान? वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों थोड़ी कंफ्यूजन है, अध्यक्ष भी थे। अब अध्यक्ष में तो ये नहीं पूछ रहा है ना कि परमानेंट या अस्थायी, अस्थायी या अस्थायी। अगर देखा जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है, ये नहीं थे, जाके कोई भी होता है, लेकिन अध्यक्ष पूछ रहा है तो अध्यक्ष में अस्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद ही थे, राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, यही तो थे पहले राष्ट्रपति स्वतंत्र भारत के। तो राजेंद्र प्रसाद जी के साथ दोनों क्वेश्चन ही टैल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार दोस्तों हमने सेट नंबर 1 जो 2025 का जो पेपर हुआ था, इस 2025 के सेट नंबर 1 जो क्वेश्चन आया था उसका हमने, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं आजकल, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको हमने टोटल 21 का 21 विथ एक्सप्लेनेशन के तहत हमने दोस्तों आपको समझा दिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों के बीच में जितना हो सकता है उतना आप शेयर करिए ताकि हमें मनोबल बढ़े, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।